नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानने क्या वाले हैं बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट्स। कितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप होम बाई करने वाले हैं, और कितने टाइप की रियल इस्टेट होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने साइड की तरफ। तो आइए हम लोग चलते हैं। रियल इस्टेट होता क्या है? रियल इस्टेट बेसिकली वो सब चीज़ें होती है, अगर मान लीजिए आपका लैंड है, उसके ऊपर बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी रियल इस्टेट में काउंट होगी। ठीक है। अगर मैं टाइप्स की अगर बात करूँ तो टाइप्स क्या क्या होती हैं आपके रियल इस्टेट की। आपका पहला टाइप होता है आपका रेजिडेंशियल। ठीक है। रेजिडेंशियल के बाद क्या आती है? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आती है। कॉमर्शियल के बाद इंडस्ट्रियल आती है। इंडस्ट्रियल के बाद आपकी आती है एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं रेजिडेंशियल रियल इस्टेट क्या होती है और कॉमर्शियल रियल इस्टेट क्या होती है। रेजिडेंशियल में आपका जो घर होता है, आपके फ्लैट होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं रेजिडेंशियल में। और अगर हम बात करें कॉमर्शियल की, कॉमर्शियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी ऑफिस स्पेस आ सकती हैं, आपके होटल्स आ सकते हैं, और जितने भी आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं कॉमर्शियल रियल इस्टेट में। ठीक है। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं, टैक्सेशन बेनिफिट्स बहुत सारी होती हैं आपकी रेजिडेंशियल रियल इस्टेट में। रेजिडेंशियल में आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं? 24B का बेनिफिट मिलता है, और आपको 80C का मिलता है, 80EA का बेनिफिट मिलता है। अगर वहीं मैं बात करूं कॉमर्शियल रियल इस्टेट की, कॉमर्शियल में आपको जो जो भी आपके बिजनेस का जो टैक्सेशन होगा उसी के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। और हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे हम बात करें तो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल लैंड कौन सी होती हैं? जहाँ पे कि इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रॉपर एक इकोसिस्टम बनता है, वहीं पे गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए। इससे एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? जैसे आपके वेयर हाउसिंग हो जाए, या तो आपका कोई SEZ हो जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे केवल वहाँ पे इंडस्ट्री के टाइप की चीज़ें रहती हैं। ठीक है। और इसमें भी टैक्स आपका जो आदमी जो बिजनेस कर रहा है उसी के हिसाब से उसको टैक्स भी लगेगा। और वहीं पे हम बात करें एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर मतलब जो कि फार्मिंग लैंड हो, वहाँ पे फार्मिंग हो, और उस लैंड को अलग से कैटेगराइज किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें टैक्सेबल नहीं रहती है ये चीज़ें, जो भी आप उसमें प्रोड्यूस करें वो टैक्सेबल नहीं रहेगी। ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट को आपको चेक करना होगा। पहला डॉक्यूमेंट आपका आता है टाइटल डीड। ठीक है। टाइटल डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी? आती हैं इसमें सेल डीड भी आएगी, गिफ्ट डीड भी आएगी। गिफ्ट डीड क्या होती है? अगर मान लीजिए कोई, इसको नॉर्मली चैनल में बोलते हैं दान पत्रिका, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई अगर लैंड अगर गिफ्ट करे या तो कोई फ्लैट गिफ्ट करे, और इसका टैक्सेशन, और इसमें जो गिफ्टेड जो रहता है उसमें आपकी जो स्टाम्प ड्यूटी रहती है वो बहुत ही कम रहती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यूपी में मात्र 5,000 रुपये लगता है, सेम आपका हरियाणा में भी लगता है। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग चार्जेस हैं गिफ्ट डीड के लिए। अगला डॉक्यूमेंट आपको क्या चेक करना होगा? चैनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में आपको चीज़ें चेक करनी होगी कि कहीं उसका लोन तो नहीं है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? आपके जो तहसील होगा वहाँ का, वहाँ से पता चलेगा। फिर उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी के नाम पे OC है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका एक एफिडेविट आपको लेना पड़ेगा उनसे। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। कार अलॉटमेंट लेटर, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ले तो लेते हैं, फ्लैट ले तो लेते हैं, पर फंस जाते हैं। उसके बाद उनको अलग से कुछ पेमेंट करनी पड़ती है कार अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद आपको क्या चेक करना होगा? NOC। NOC सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। NOC में आपको क्या क्या चेक करना होगा कि पॉल्यूशन का NOC है, उसके बाद आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का NOC है। आपकी जितनी भी NOCs रहते हैं वो सारे आपको बिल्डर्स प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ OC। उसके बाद आपको चाहिए होगा म्यूटेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद कवरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेल डीड की तरफ। सेल डीड आपका ऐसा आपको दिखता दिखता है। ठीक है। और सेल डीड में आपको क्या क्या चीज़ें रहती हैं? सेल डीड में आपको टाइटल आपको चेक करना होगा। आपके लैंड एरिया क्या मिलेगी? जैसे कि आप अगर फ्लैट अगर लेते हैं तो फ्लैट में आपको मिलता है लैंड का भी ओनरशिप। लैंड की ओनरशिप उस पर लिखी रहती है आपके सेल डीड पे। जब भी आप बिल्डर से आप लेने जाएंगे तो बिल्डर आपको जो आपका डॉक्यूमेंट जो बना रहेगा उसमें लिखित रहेगा। उसमें आपको चेक क्या करना होगा? उसमें नक्शा आपका बना है कि नहीं, मतलब 2D मैप बना हुआ है कि नहीं।
वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग में 2D मैप नहीं बना रहता है, वो डॉक्यूमेंट फिर आगे चल के जब आप दूसरे को किसी और को रजिस्ट्री करने जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अगले डॉक्यूमेंट की तरफ अगर हम चलें तो ये आता है आपका चैनल डॉक्यूमेंट। चैनल डॉक्यूमेंट क्या होता है? चैनल डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि एक लैंड है, ऐसा तो नहीं है कि वो उसी के नाम पे रहे, या तो फिर उसको म्यूटेशन के थ्रू उसके पास आई हो, या तो किसी और ने उसको बेचा हो, फिर उसको किसी और ने बेचा हो। अगर आप कभी भी आप लोन अगर लेने जाते हैं तो आपसे मिनिमम 3 लैंड ओनर्स, प्रीवियस लैंड ओनर्स के आपको डॉक्यूमेंट उनसे मांगेंगे। ये सारी चीज़ों का दिक्कत खत्म हो चुका है। ये सब अगर आप अगर जानते होंगे तो रेरा 2017 में जब आया तो उसमें रेरा में पहले से ही बिल्डर को सारी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, बिल्डर का नाम डालेंगे, वहाँ पे उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी इस समय लाइव होंगी वो सारी लाइव प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। वहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि इस वाले प्रॉपर्टी में इनका चैनल डॉक्यूमेंट क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, अब आता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग चेक करवाते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे कहीं लोन तो नहीं है। ये आपको कौन बताएगा? ये आपको बताएगा आपका तहसील। तहसील में आप जाएंगे, एक नॉमिनल फीस होती है इस चीज़ की, आप उसको पे करेंगे, उसके बाद वो आपको इसी टाइप से आपके तहसील से प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पे कोई भी लोन नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बेच देते हैं, फिर भी उनके पास उस प्रॉपर्टी पे लोन रहता है, फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी की कीमत उनको महंगी पड़ जाती है। उसके बाद आता है ओसी। ओसी क्या होता है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, बिल्डर जब आपको जब पोजीशन जब देता है उसके पहले ओसी डालता है। ओसी का मतलब जितनी भी चीज़ें उन्होंने लिस्टिंग दी हुई है रेरा में वो सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं कि नहीं, आपका प्लम्बिंग वर्क ढंग से हुआ है कि नहीं, मेन आपका क्वालिटी इंश्योरेंस इसी चीज़ से हो जाता है। और आगे हम बात करें कार अलॉटमेंट लेटर। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। जब वो बाई कर लेते हैं कोई भी फ्लैट, उसके बाद वो जब सोचते हैं कि कार पार्किंग तो अलॉट नॉमिनल चीज़ है, वो तो मिलना ही मिलना है, पर नहीं होता। उनको कार पार्किंग के लिए अलग से पे करना पड़ जाता है। इसलिए आप जब भी कोई फ्लैट लें वहाँ पे आप कार पार्किंग मिली है कि नहीं मिली है उसका एक आपको लेटर मिलता है, पार्किंग अलॉटमेंट लेटर, जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा ऐसे ही आपको मिलेगा। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका वेरीफाई करता है टाइटल सेम है कि नहीं। आप टैक्स रिसिप्ट में आप चेक करिए कि यहाँ पे नाम किसका लिखा हुआ है, वही नाम आपके टाइटल डीड पे है कि नहीं, वही नाम आपके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे तो आप फुल्ली प्रूफ हो जाएंगे, कभी भी कोई किसी भी डॉक्यूमेंट आपका गलत नहीं होगा, आपको बाद में प्रॉपर्टी फ्रॉड में आप नहीं फंसेंगे। अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर भी आपको मिलता है कहाँ से? बिल्डर की तरफ से। बिल्डर जब आपको अलॉटमेंट करता है तो उस समय आपको एक ऐसी लेटर बना के देगा, प्रॉपरली उसमें लिखा रहेगा आपका क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी यूनिट कौन सी मिली है, आपका स्क्वायर फीटेज कितना है, वहाँ पे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है। बहुत सारी जगह आपको प्रॉमिस तो कर दिया जाता है कि मॉडुलर किचन बना के देंगे, और नहीं देते हैं। अलॉटमेंट लेटर में वो चीज़ क्लियरली लिखी रहती है। और हम बात करें एनओसी की। एनओसी आपको बहुत सारी चीज़ों की लेनी पड़ती है, तो उसका एक कंबाइंड एनओसी बनता है जो कि आपके गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है बिल्डर को, और बिल्डर आपको देता है। और अगर आप जब भी प्रॉपर्टी सेल करने जाएं या बाई करने जाएं तो ये डॉक्यूमेंट आपको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। बहुत सारी जगह मैंने ये देखा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है 800 लोगों के लिए, और पर वहाँ पे बिल्डर ने फ्लैट कितने बना दिए हैं? फ्लैट बना दिए हैं 1200। तो 400 की एक कमी जो आ रही है वो कहाँ से पूरा होगा? शुरुआत में तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर जब आगे चल के 10 साल 15 साल जब हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे आएगा आपको प्रॉब्लम, सीवेज की प्रॉब्लम आएगी, ओवरफ्लो होगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बिल्डर अपना कॉस्ट कटिंग कर दिया है, पर ऐसा कोई करना नहीं चाहता है। इसीलिए आप पहले से आप ये सब चीज़ों के लिए सतर्क रहें, क्योंकि 15 साल बाद क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। इसीलिए आप फुल प्रूफ रहें। आपको एनओसी इस टाइप का मिलता है, इसमें सारी चीज़ें आपकी लिखी रहती हैं, क्या क्या चीज़ की एनओसी है। पॉल्यूशन, बहुत बार ऐसा होता है कि पॉल्यूशन का एनओसी नहीं रहता है, वहाँ पे बिल्डिंगें गिरानी पड़ जाती हैं, पूरी पूरी 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग गिरी हुई है नोएडा में, आपने देखा ही होगा। म्यूटेशन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि ऐसे केसेस में जहाँ पे फादर के बाद सन को वो प्रॉपर्टी शिफ्ट हो जाए, तो इसका बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट बनाते नहीं हैं,
और जब वो प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं वहाँ पे हो जाती है दिक्कत। इसीलिए आप म्यूटेशन सर्टिफिकेट हमेशा लें, क्योंकि आप विल तो आप जानते होंगे, विल में क्या होता है कि प्रॉपर्टी आज तो जाती है नाम पे, पर म्यूटेशन ही लोग बनवाते हैं। बहुत हद से हद 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा जाता है, वो नहीं करवाते। उसके चलते है जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, चाहे वो आप बाई कर रहे हो, चाहे वो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी अच्छी तरीके से फुल प्रूफ होके चेक करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे आप करवा सकते हैं? अगर आपने होम लोन अगर लिया है, होम लोन में क्या होते हैं, हर बैंक के पास एक ड्यू डिलिजेंस करने के लिए एडवोकेट्स बैठे हुए हैं। वो सारे एडवोकेट वो चीज़ों को चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, और ये सब चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती है, हैसलेस हो जाती है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चेकिंग हो जाती है। कवरेज सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको पता चलेगा कि जैसे कि क्या होता है, पहले अगर बिल्डर ने बाई किया है एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड को उन्होंने कन्वर्ट करवाया रेजिडेंशियल में, और रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवा तो लिया, पर उसके बाद उन्होंने प्लॉट भेज दिया इंडस्ट्रियल को। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद बहुत सारे जगह यूपी में आपने देखा होगा, लखनऊ में कई सारी बिल्डिंगें गिरा दी गई। अभी 4 फ्लोर का बिल्डिंग अभी गिरा है लखनऊ में, केवल इसी कारण से उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड पे बिल्डिंग बना तो दिया, और यहाँ पे बहुत सारा एक फ्रॉड का भी केस आ रहा है कि उन्होंने सामने जो आपके ऑफिसर थे उन्होंने 5 लाख का डिमांड किया, इन्होंने नहीं दिया तो बिल्डिंग गिर गई। इसलिए आप बिल्डिंग गिरने का क्यों इंतजार कर रहे हैं, आप पहले ही ले लीजिए। आपका जो लैंड यूज़ जो चेंज हुआ है, वो लैंड यूज़ चेंज का आप वहाँ से उनसे जो भी डॉक्यूमेंट है वो मांग सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं कभी भी, तो रजिस्ट्री के दिन आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होंगी। आपको जो सेल डीड है, सेल डीड में क्या क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि नहीं, कितना आपको लैंड मिलेगा, क्या क्या एरिया मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन है। अगर फ्लैट है तो फ्लैट में आपको प्रॉपर कितनी वॉल्स हैं, कितना बाथरूम है, कितना आपका कितना लिविंग एरिया का साइज है, वो सारी चीज़ें चेक करनी होगी। और नक्शा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका मेन रोड रहेगा, जो भी आपकी स्टेट हाईवे रहेगी, वहाँ से पूरा मैप में 2D मैप में आपका लोकेशन रहता है, एग्जैक्टली आपका प्लॉट कहाँ पे है। अगर फ्लैट अगर है तो फ्लैट आपका कहाँ पे है लोकेशन, पूरा आपको ये नक्शा में वहाँ पे बना रहेगा। टाइटल डॉक्यूमेंट क्लियर है कि नहीं, स्टाम्प ड्यूटी आपकी कितनी लग रही है। स्टाम्प ड्यूटी बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ले लीजिए फीमेल के नाम पे बहुत सारे स्टेट्स में छूट है। जैसे कि अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में आपका लगता है 3%, और वहीं अगर किसी मेल के नाम पे अगर आप रजिस्ट्री कराने जाएं तो 6.8 to 7% तक की आपकी स्टाम्प ड्यूटी लग जाती है। उसके बाद एनकवरेज सर्टिफिकेट, वो तो आपको चेक ही करना है, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पे कहीं लोन तो नहीं है, ये आपको सबसे पहले चेक करना होगा। और इसका पोजीशन क्या है, और कहीं इस पर किसी ने विल तो नहीं लगा दिया है। विल में क्या होता है कि प्रॉपर्टी कोई बेच तो देगा, पर उस पर अगर विल अगर रहेगी और 2 महीने के अंदर अंदर वो आदमी ख़त्म अगर हो जाता है, तो वो आपको प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं हो पाएगी। आपको पता है खारिज दाखिल होने में 2 महीने का टाइम लगता है। आप उसके लीगल वारिस आप कब बन सकते हैं? 2 महीने बाद आपके रजिस्ट्री डेट से। मिनिमम इतना टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए आप ये देख लीजिएगा कहीं उस पर विल तो नहीं है। विल अगर होगी तो आप फंस सकते हैं, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपके पूरे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, 10 डॉक्यूमेंट जो कि आपको चेक करने होंगे हमेशा। कभी भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लें, किसी के भरोसे आप मत रहिए। आप अपना एक एडवोकेट हायर करिए, वो भले 5 से 10 हज़ार रुपये लेगा प्रूफ रीडिंग का और सारी चीज़ों को पढ़ने का, सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने का। तो ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी टाइप से वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाय बाय।